सबसे पहला तरीका रेंज निकालने का जो हमको तुरंत सोचना चाहिए वो हो सकता है AMGM इनइक्वालिटी, राइट। दूसरा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट्स। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक yes, फंक्शन है, या फिर तीसरा तरीका मैं ट्रिग्नोमेट्री ना कह करके स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल दूंगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, राइट। सो फ्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वी कैन टॉक, है ना। चौथा जो तरीका हो सकता है स्ट्राइक करने का, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं भाई, क्वाड्रेटिक है तो -d/4a हो गया, लीनियर है तो रेंज निकाल लेना, है ना। रेंज निकालने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, इनफैक्ट मैं क्या कह रहा था, इनवर्स फंक्शन का डोमेन, है ना, इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकाल लेना। So domain of the inverse function is actually range of the given function if ये तब होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव है ना। तो जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो ये ढूंढ लेना, ठीक बात है। तो ये चार तो सबसे बेसिक और स्टैंडर्ड तरीके हो गए। इसके बाद जो सबसे जरूरी तरीका होगा, ये अगर ये स्ट्राइक नहीं कर रहा, मतलब इनमें से कुछ नहीं है, तो पांचवा सबसे पावरफुल तरीका होगा वो होगा मोनोटोनिसिटी, ठीक है, समझ गए। और yes, मोनोटोनिसिटी भी अगर चेक कर लिया गया तो फिर लास्ट अप्रोच जो बचता है वो बचता है ग्राफिकल अप्रोच, ठीक। तो ये बेसिकली इसी ऑर्डर में इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं। इफ यू ट्राई you get efforts in this hierarchy order only, means the least possible effort is with the AMGM inequality, थोड़ा सा उससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट में, फिर उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड में, इनवर्स में उससे थोड़ा सा ज्यादा, मोनोटोनिसिटी और ज्यादा, और ये हाईएस्ट एफर्ट, है ना। तो ग्राफ बनाना सबसे ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं जो हम लोग यूज करेंगे और इसी ऑर्डर में यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमको स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्ट्राइक करना चाहिए, है ना। अगर कोई सवाल okay, sir. अगर कोई सवाल AMGM से हो रहा था और आपने इसमें मोनोटोनिसिटी लगा दी तो बेवकूफी की है आपने, क्योंकि AMGM वाज द इजीएस्ट पॉसिबल अप्रोच और आपने उसमें अपना रिसोर्सेज और एफर्ट्स और टाइम ज्यादा वेस्ट किया है। तो फिर मोनोटोनिसिटी यूज करने की तरफ सोचना ही नहीं चाहिए हमको, है ना। तो ये कुछ अप्रोच है। मैं जल्दी से काम करता हूँ, मैंने आज थोड़ी सी तैयारी करी हुई है पहले से। तो इफ यू कैन सी हियर इज द नेक्स्ट स्क्रीन, और मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट सीधे सीधे लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे रेंज आप 5 मिनट में लगा लें, ठीक है ना। एज एंड व्हेन जब जो तरीका नजर आए आप लगाइए और लगा करके मुझे बताइए 5 मिनट में ये सारे ABCDEFGH 1 2 3 4 5 है और 11 क्वेश्चन है। आई गिव यू जस्ट 5 मिनट टू सॉल्व दीज 11 क्वेश्चन क्विकली, है ना, जल्दी करिए। तो बेसिकली डिस्कशन में मैं जो करने वाला हूँ ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओपनिंग अपवर्ड, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a होगी, Yes, एंड sir. यहां से लेके इंफिनिटी तक, और ये हमारा रेंज है। Yes, sir. सेम इन दिस केस, Yes, sir. इस केस में -d/4a से इंफिनिटी, ये तो ठीक बात है। बस एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव हो, और अंडर रूट के अंदर होने के नाते ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हाँ, अगर मान लो -d, लेट से एक्स अंदर लिखा हुआ है x² +2x+1+5, इट इज एक्चुअली x+1 का होल स्क्वायर +5, और इसका अंडर रूट है, ठीक। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है। 5 है। तो Yes, sir. इसलिए इसका रेंज हो जाएगा √5 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक बात है। Yes, sir. Yes, sir. अगर यही x² -1 √(x²-1) से ये y हो जाता तो तुम क्या करते बताओ, इसका रेंज क्या होता।
ये चीज तो, ये तो -1 या -1 से बड़ा होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी, ऐसा ना। यस सर। तो -1 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू तो है, बट व्हाट अबाउट द फंक्शन एंड द रेंज, कैन यू प्लीज टेल? सर y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। यस। ओके सर। सर सर ये तो फिर रेंज जीरो से तो लेके 0 इंफिनिटी से हो जाएगा। इन्फिनिटी होगी। बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली अंडर रूट के पहले तो इसके डोमेन की बात करेंगे। डोमेन वही वाला वैल्यूज लिया जा सकेगा जिसमें ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रहे। तो अंडर रूट की टोटल वैल्यू फाइनली 0 से तो बड़ी ही होगी, तो ये 0 से लेके इंफिनिटी तक चला जाएगा, 0 क्लोज्ड हो जाएगा। सही बात है। हाँ अब सर। इस क्वेश्चन को देख के तुमको क्या स्ट्राइक किया? सर इस क्वेश्चन को देख के मतलब ये लगा कि ये तो पूरा का पूरा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इतना तो पता ही है। और ठीक जो है। ऊपर वाला है वो नीचे वाले से हमेशा छोटा रहेगा। हम्म। तो इसका मतलब जो उसकी वैल्यू होगी वो कहीं पर क्या, वो जब एक्स को प्लस या माइनस इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी रख देंगे तब उसकी वैल्यू बेसिकली नीचे इन्फिनिटी वाला टर्म आ जाना चाहिए, तो फिर वो ज़ीरो हो जाएगी उसकी मिनिमम वैल्यू। और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो कहीं पर आके वन हो जाएगी। बस वन हो मतलब होगी नहीं। तो मतलब ज़ीरो क्लोज ब्रैकेट और वन ओपन ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए। ये रेंज आया है। नहीं, इसका उल्टा, इसका उल्टा। उल्टा मतलब? जीरो पे ओपन ब्रैकेट और वन पे क्लोज नहीं। हाँ, एक सेकेंड। जीरो पे ओपन ब्रैकेट, सॉरी जीरो पे क्लोज ब्रैकेट और वन पे ओपन ब्रैकेट। अच्छा, 1 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था कहीं पे। अच्छा, आर्यन तो बताओ। सर इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। हम्म। फिर वो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली से क्वाड्रेटिक का बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन 0 करके कर सकते हैं। तो फिर उससे क्या आया रेंज? सर मैंने ये वाला तरीका करा नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया। कोई बात नहीं। तो ये दोनों ही तरीके नहीं करने बेसिकली, है ना। वी नीड टू ट्राई समथिंग मोर स्पेशल, समथिंग मोर वैल्यूएबल, है ना। हाउ? देखो एक बार मैं क्या करूंगा। सबसे पहला ट्रायल मैं करूंगा। सर ये कर सकते हैं क्या, प्लस माइनस वन ऐड कर, प्लस एक वन सेकंड, ऐड एक और सेकंड, मुझे माइनस जरा वन देखने दो सब्ट्रैक्ट? भाई, सुनो तो। y इज इक्वल्स टू, मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ, हाँ प्लस यस सर, एक्स वही कह रहा स्क्वायर था मैं। और 1 सब्ट्रैक्ट हाँ, करता हूँ। अब इसके डिवीजन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन ही प्लस है, एक्स। हाँ और हाँ। अगर पहले और दूसरे टर्म का सम डिवाइडेड बाई ये करें तो ये है 1 माइनस वन। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही बात है। हाँ हाँ अब अगर तुम हाँ। इसका Yes, रेंज sir. ढूंढ पाओ तो 1 में से ये वाली वैल्यू घट जाएगी। ठीक बात है। तो एक हाँ चीज तो, Yes, और sir. ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक चीज तो पक्की बात है कि ये जो भी समेशन होगा, ये जो भी वैल्यू ये होगा फाइनली, वो 1 से तो छोटा ही होगा। बोलो। यस। तो Yes, 1 से sir. छोटा हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारा अब ये 1 कब होने की कोशिश करेगा, ये बेसिकली ये 0 से बड़ा जब है x इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएगा। जब x की वैल्यू 0 के हाँ क्लोज ये बनने की कोशिश करेगा जब x की वैल्यू इंफिनिटी हो रही होगी, है ना। सही बात है। यस सर। मैं कह सकता हूं कि हाँ इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 सर होगी, जी। और x की हाँ, वैल्यू जब 0 रखोगे तो इसकी मैक्सिमम तब वैल्यू वन हो जाएगी। मैक्सिमम मिल पाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। तो जब बट इसकी x को मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी सर। हाँ हाँ, सर वो x को इन्फिनिटी पे आएगी। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो। जब x की वैल्यू देखो, ये डिनोमिनेटर की बात करो, मैं इस फैक्टर की ही बात कर रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। जब इस फैक्टर का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रखा जाएगा तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी।
तो मतलब जब x की वैल्यू इंफिनिटी रखी जाएगी तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 0 है और वो तब होगी जब x इंफिनिटी होगा। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और वो तब होगी जब x की वैल्यू 0 रखी जाएगी। सही है? तो मैं कह सकता हूँ कि जीरो रखेंगे तो जीरो आएगी ना वैल्यू। तुम y की वैल्यू देख रहे हो, हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कह रहे हैं बेटा। अच्छा अच्छा, ओके सर, तो ओके सर। y की मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिल गई? y की मिनिमम वैल्यू मिल गई 0 और ये क्लोज होगा क्योंकि ये मिलेगा हमको। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1। और ये तब होगा जब x इंफिनिटी होगा। x इंफिनिटी होना अचीवेबल वैल्यू है नहीं, तो x इंफिनिटी होने वाली वैल्यू को हम ओपन कर देंगे और ये वाली वैल्यू ओपन रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज 0 क्लोज्ड टू 1 ओपन। ठीक है? कैन वी थिंक समथिंग मोर स्पेशल? क्या इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से किया जा सकता है? लगता तो नहीं है, हो सकता है, पता नहीं। सर वो ग्राफ बना के। आर्यन, कोई और तरीका? सर सोच रहा। क्लियर करूं एक बार मैं पेज को, कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं चला जाएगा। अरे यार। चलो, तो एक और तरीका देखते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका, लेट्स सी इट डिफरेंटली। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस। बेसिकली अगर ये बाइजेक्टिव है, इफ वी एज्यूम कि ये फंक्शन, एज्यूम कर लें कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है? बाइजेक्टिव का मतलब जानते हैं, इसका इनवर्स निकल सकेगा। ये 1 1 है ऑन 2। रिलेशन। ठीक है? 1 1 1 1 और ऑन 2। ठीक बात है? अगर ऐसा है, मतलब ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, तो मैं कहूंगा कि इस y इज इक्वल टू, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो ये जगह थोड़ा खाली करता हूँ। तो मैं जल्दी से y को x से रिप्लेस कर दूंगा और y अगर x से म्यूचुअली रिप्लेस कर दिया गया तो ये बन जाएगा y के जगह पे x इज इक्वल टू x के जगह पे y और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात है बच्चे? तो x को y और y को x से अगर म्यूचुअली चेंज कर दिया जाए तो ये जो नया फंक्शन का y होगा, दिस न्यू y, इसको x के टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा हमको। और वो जो नया वाला y होगा वो एक्चुअली f इनवर्स x होगा और उसका जो डोमेन होगा ना, वो एक्चुअल फंक्शन का रेंज होगा। सही बात है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 -1 कर दूं अगर मैं, तो मुझे x -1 मिल जाएगा। सही बात है? वाई स्क्वायर में से ये पूरी चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x -1। वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये -1 है और ये 1 - x हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 - x। क्या ये समझ पा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं? Yes sir. So with this y is equals to -1 plus 1 डिवाइडेड बाई 1 - x, है ना? इसको अच्छे से लिख दें तो y की वैल्यू हो जाएगी x -1 नहीं +1 डिवाइडेड बाई 1 - x, या फिर y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x डिवाइडेड बाई
x माइनस 1, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 माइनस एक्स लिख दो, सही बात है। तो फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और इसका डोमेन ही हमारा रेंज होगा। तो अब हम इसका डोमेन निकाल देते हैं, 0 1 वेवी कर्व, और हमको ये मिल जाएगा। ठीक बात है। तो मुझे न्यूमरेटर वाली वैल्यू मतलब 0 पे तो मैं क्लोज कर ही दूंगा। So the value at 0 is closed and at 1 it is open. This becomes the range. But यहाँ एक बहुत बड़ा challenge है, and the challenge is we are not sure कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। We are just assuming, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि नसीब हमारा बिल्कुल अच्छा होगा, सब ठीक ठाक चल रहा होगा, फंक्शन एक बाइजेक्टिव नेचर रखता होगा, और तब तो रेंज निकालने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। इफ इट एनी केस थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं रहा, तो हमारा मामला गड़बड़ जाएगा। सही बात है? यस सर, यस सर, यस सर। समझ गए? चलिए, अच्छी बात है। तो ये एक और तरीका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट कैसे किए हो बताओ जरा जल्दी से। तो सो आई सर गेस इसको ए बी सी डी ई एफ पार्ट कैसे हुआ, जल्दी बताइए। फिर fx मतलब ये बेसिकली इसको y ले लिया और फिर क्रॉस यस मल्टीप्लाई। सर, और फिर क्वाड्रेटिक वाले। अच्छा, सही बोल रहे हैं। यस सर। यस सर। ओके, सही बात है। और इसको सर जरा h में भी यही करना लग रहा था मुझे, पर g में ऐसा नहीं करना था। g में उसको जी में तो x +1 अलग प्लस निकाल के 1, फिर डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ वही, हम्म, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यस सर। राइट। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी मिनिमम वैल्यू रख दो। ये जब इन्फिनिटी होगा तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, इसलिए 1 ओपन हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसके बाद वाली वैल्यू ऐसे देखी जा सकती है। यस पता सर। है यस सर। यहाँ AMGM लगाया कि नहीं? हाँ सर। यहाँ तक तो यहाँ पहुंचा ही था मैं। यहाँ a sin थीटा प्लस b cos Yes, थीटा है, यस इसकी सर। मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5। सो 5 में से 5 गया 0, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज -10। सो -10, yes, 0 sir. 0, एंड दैट इज द रेंज। दोनों ओपन, दोनों क्लोज्ड। इस केस में क्या करेंगे, इस सर x को y से 1 इंटरचेंज करना + 2 चाहिए। - 2। ना, बेस्ट इज इंटरचेंज x and y। So x is equals to y plus 2 divided by y plus 4. Solve करिए for y and get the value of x मेरे भाई। तो क्या मिल जाएगा, x y plus 4 times x is equals to y plus 2। तो ये है x y plus 4x is equals to y plus 2। y अगर कॉमन ले लिया जाए तो x minus 1 is equals to 2 minus 4x। y is equals to 2 minus 4x divided by x minus 1। ये हमारा रेंज हो जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन हमको चाहिए होगा। डोमेन इज all real number minus 1। So the range of the function is all real number minus 1। Got it? यस सर। Yes. Okay, so what about this one? We have done all the questions. Okay, good. So let me give you one more question here, and that is little surprising. देखते हैं कितने लोग सही से solve कर पाते हैं। कुछ बहुत ही प्यारा सा, हटा दो इसको। ये Yes. सब समझ गए ना? कोई ऐसा तो नहीं कि बच गया? नो सर। Okay. Okay, fine. Find the range of y is equals to x square
माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर। See, so my dear, the beauty of the question, जो मैंने सोच के क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, ये समझना थोड़ा सा बहुत ही दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन होगा, एंड यू विल बी जस्ट फीलिंग गुड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। देखो, अच्छी चीज ये है कि ये क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक लग तो रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि जो न्यूमरेटर में लिखा गया है ना बेटा, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक फैक्टर है x माइनस 2, एक फैक्टर है x माइनस 3, जबकि सरप्राइजिंगली मैंने डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 4 रख दिया है। हाउ सिंपल। सो दिस टेक्निकली मीन्स कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया, राइट, एंड y is equals to x minus 2 divided by x minus 4, और ये लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर बन गया। और मैं इसका रेंज निकालने के लिए सबसे सटीक तरीका जो समझ पाता हूं वो ये है कि y को x बनाया जाए, मींस ट्राई टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एंड देन ट्राई टू गेट द डोमेन ऑफ दैट। सो y minus 2 divided by y minus 4, and this is the function। हमको y चाहिए होगा, तो x into y minus 4 is equals to y minus 2। सॉल्व करेंगे, x y minus 4x is equals to y minus 2। सॉल्व करेंगे, y कॉमन हो जाएगा, x minus 1 and is equals to 4x minus 2, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4x minus 2 डिवाइडेड बाय x minus 1। सही बात है? You got it? Yes sir. और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द f inverse x function, which is basically this function, is the range, and what is that? All So, real number minus there is only one number which is 1, excluded that, and this seems to be your answer, है ना? Yes sir, सर पर ये गलत है ना? Okay. So what you did, Aryan? सर गड़बड़। क्या गड़बड़ किए? सर कैलकुलेशन में ही करा होगा। कोई बात नहीं। So let's say you did the complete calculation and probably अगर सब कुछ सही किया गया तो शायद ये आंसर आ रहा होगा। और so this was the function, and इस फंक्शन का के इनवर्स का डोमेन निकाल लिया हमने, और हमको रेंज भी मिल गया फंक्शन का। कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी यहाँ पे, है ना। सो व्हाट इज रॉन्ग, यहाँ पे गलती क्या है बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आंसर है ये पूरे प्रोसीजर के बाद आया है, और ये इतने प्रोसीजर के बाद आया है तो इसको तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो मतलब लगता है कि आंसर होना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली इसमें एक बहुत बड़ा लफड़ा है, और वो बड़ा सा जो लफड़ा है ना, वो हम चाहते हैं कि तुम आइडेंटिफाई करो। सर -1 भी नहीं आएगा, r -1, -1 होगा आंसर। अच्छा, r-1 भी नहीं आएगा और -1 भी नहीं आएगा। दिस इज व्हाट आर्यन सेज। हाउ एग्जैक्टली दिस -1 इज रिमूव्ड बेटा? सर क्योंकि अगर हम y = -1 रखेंगे तो फिर x = 3 आएगा, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता। गुड पॉइंट। बट y = -1 रख के तुम क्रॉस कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? पॉइंट ये है कि ये जो नया फंक्शन, द मोमेंट यू कैंसिल्ड इट, द मिस्टेक हियर दैट इज हैपनिंग इज, जैसे ही आपने कैंसिल किया, आपको एक पॉइंट नोट करना था, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, राइट? देन ओनली यू कैन कैंसिल इट। सो टेक्निकली मतलब ये हुआ कि अब मैं x को कैंसिल कर चुका हूँ, x = 3 को कैंसिल कर चुका हूँ, और मेरे दिमाग में अब ये बना हुआ है कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो अब जब फंक्शन फाइनली ये आ गया है,
तो हम यहाँ भी तो ये चीज इंश्योर करेंगे कि इसका रेंज तो निकाल लिए, पूरा प्रोसीजर यू डिड ऑल दिस मींस लॉजिकल कैलकुलेशन एंड फाइनली यू आर गेटिंग सम आंसर, बट यू आर मिसिंग द वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो ये है कि इस फंक्शन में ये जो नया ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आया, इस फंक्शन में x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 रखने पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। तो 3 माइनस 2 हो गया 1 और 3 माइनस 4 हो गया -1, और ये दोनों डिवाइड करके बन गए -1। तो इसका मतलब y की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए। सो फाइनल आंसर इज दिस एंड दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात है? यस सर पर ऐसा नहीं है कि अगर इसकी वैल्यू मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं एक सेकंड बस, अच्छा ठीक है समझ गया, ठीक है सर, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू में क्या समझ गए क्या? नहीं मतलब मुझे लग रहा था कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि 1 3 पे ही आ रही है, तो पॉसिबल नहीं कभी। ठीक है समझ नहीं, गया। एक बेवकूफी ये हो सकती है कि जो ये इनवर्स वाला फंक्शन है, the other possible बेवकूफी इज दिस कि you try putting x is equals to 1 here, ये तो इनवर्स फंक्शन है ना, वो असल में फंक्शन तो ये है जो गिवन था, है ना? तो ये मत करिए, ठीक है आर्यन? ओके सर। Got it बच्चे? So next one, I guess it's all good. So we can move to the next slide, and here are the next level of the problem. बहुत ही सुंदर सा प्रॉब्लम सेट, कैसे सॉल्व होगा? सर लास्ट वाला नहीं समझ आ रहा। चलिए फिर डिस्कस करें बच्चों। यस सर। चलिए ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का आंसर दे दीजिए। क्या आया इसका आंसर? सर 0 से इन्फिनिटी। जीरो इन्फिनिटी, जीरो क्लोज्ड। यस सर। ओके, इसका आंसर बोलो। सर सेम। सेम आंसर। एक्चुअली ये दोनों, ये log टू द बेस 10 है। log टू द बेस 10 ग्राफिकली कुछ ऐसा चल रहा होता है। मुझे log टू द बेस 10 के अंदर वाली ये जो क्वांटिटी है ये 0 से बड़ी रखनी पड़ेगी, मतलब यहाँ इससे बड़ी वाली सारी वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ये वैल्यू 1 पे 0 होता है और ये सारी वैल्यू मिल जाएगी, और ये आगे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला जाता है, 0 टू इन्फिनिटी। लॉग का बेस 1 से छोटा हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, बस केवल लॉग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। मतलब ये अभी भी 0 से बड़ी वैल्यू रखी जानी है, तो मतलब अभी भी मैं ये वाली वैल्यूज रखने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ऑल द वे टिल दिस वैल्यूज। तो ये मुझे 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज दे देगा। और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दो। सर आर होगा। तो बताओ ओजस, तुम्हारा क्या आंसर है? सर R-0। ओके, एंड अगर मैं कहूँ कि ये गलत है तो? सर तो फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। ये सही बात है, यही तो बोला था ना मैंने थोड़ी देर पहले। ओजस, तुम्हारा क्या आंसर है? सर एक मिनट सर। पहले तो तुम लोगों को अभी तक शायद इनवर्स का बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ इनवर्स फंक्शंस का बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है बच्चे, यस सर। सुनना एक बार जरा ध्यान से। बहुत ही प्यारा सा फंक्शन होता है साइन या ट्रिगोनोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। व्यवहार इसका साइन x के बिल्कुल विपरीत।
साइन एक्स जैसे व्यवहार करता था ये उसका जस्ट अपोजिट बिहेवियर करेगा। कैसे, मैं बताता हूं। इसका बिहेवियर कैसे होगा देखो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का जो प्रिंसिपल डोमेन होता है, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू होती है साइन x के लिए, वो -π/2 से π/2 क्लोज्ड वाली अगर रखी जाए तो इस इंटरवल में ये बाइजेक्टिव बन जाता है। इन दिस वन सिंगल पीस ऑफ इंटरवल फंक्शन sin x बाइजेक्टिव है और इसलिए इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इनवर्स मिल जाए इसलिए हम इसको बाइजेक्टिव कर रहे हैं, और बाइजेक्टिव करने के लिए 1 1 और ऑन टू करना पड़ेगा। 1 1 होना मतलब कि फंक्शन के ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट ना कर सके। तो sin x द ग्राफ वाज लुकिंग लाइक दिस एंड वी इंश्योर्ड कि ये किसी टर्निंग पॉइंट को ना लेने पाए। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट को नहीं लेगा तो इसका मतलब मैंने कहा कि ये जो -π/2 वाली वैल्यू है और ये जो π/2 वाली वैल्यू है, विद इन दिस इंटरवल ओनली यू चूज जस्ट दिस पोर्शन ऑफ sin x एंड इट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके आगे वाला पोर्शन जैसे ही चुने ये मिनिमम हो जाएगा, तो हम इनवर्स नहीं बना पाएंगे। तो जब बात y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x फंक्शन की आती है तो यहाँ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखी जा सकती है, लेकिन जो, और इसको हम डोमेन कहेंगे, डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स x फंक्शन। और जबकि इसी साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2 क्लोज्ड। ठीक है, ओके। यस सर। तो अब थोड़ा समझते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो रहा है। मतलब साइन इनवर्स x के अंदर -1 से छोटा कोई नंबर नहीं जा सकता और 1 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं जा सकता। ये बात एकदम निर्धारित है, ये बात प्री डिफाइंड है ना। सो यू आर नॉट सपोज टू पुट एनीथिंग विच इज मोर देन 1 स्पेशली इनसाइड द साइन इनवर्स x। इज दिस राइट, है कि नहीं? यस सर। तो फिर आप मतलब बदमाशी नहीं कर सकते, है ना, ये चीज ध्यान रखना है बस। ओके। तो बदमाशी नहीं करते हुए जरा साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखते हैं। लिखा है मैंने, इसकी भी रेंज -1 से 1 ही है। एक सेकंड रुको तो जरा। x² + 1 डिवाइडेड बाई 2x सही है, बोलो ना। यस सर। तो ये लिखा हुआ है x + 1/x डिवाइडेड बाई 2, यही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। यस सर। ओके, और यहां मैं कह सकता हूं कि अगर x 0 से बड़ा है तो AMGM इनइक्वालिटी से x + 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √1। दिस इज द केस 1। इसका मतलब x + 1/x डिवाइडेड बाई 2 एक या एक से बड़ा ही होगा। कैन वी अलाउ टू बी मोर देन 1 हियर? क्या हम अलाउ करेंगे भैया यहाँ एक से बड़ा होना? नो सर। वाई? सर क्योंकि फिर वो साइन इनवर्स x मिल जाएगा। फिर से सुनिए तो, अब फिर से कुछ लोगों का दिमाग ऐसे चल रहा होगा, सर साइन इनवर्स x में x की वैल्यू ना एक से बड़ी नहीं रख सकते, यहाँ तो x + 1/x/2 है, इसकी वैल्यू तो रख ही सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा, x + 1/x/2 ही साइन इनवर्स के अंदर रखा हुआ है, दिस इज द वैल्यू, है ना। जैसे साइन इनवर्स x लिखते समय ये कह रहा था कि भैया मेरे अंदर एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू मत रख देना, ऐसे ये भी मुस्कुराते हुए, ऐसे शर्माते हुए
ऐसे रोते हुए कह रहा है मेरे अंदर भी एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू मत रख देना, और तुम एएमजीएम लगा के कह रहे हो कि अब तो रख के दिखाएंगे, देखिए क्या करते हो तुम। नहीं कर सकते, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। सो व्हाट इज पॉसिबल, इक्वालिटी होल्ड वाला कंडीशन ही केवल पॉसिबल होगा, और वो तब होगा जब x की वैल्यू 1 हो रही हो, क्योंकि एएमजीएम इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड्स 1 यस सर, इक्वल्स टू b, है कि नहीं? यस सर, यस सर, इसका मतलब x की केवल एक वैल्यू अलाउड हुई, वो है x इज इक्वल टू 1। वेट, देयर इज वन मोर केस। व्हाट इज द केस 2? अगर x नेगेटिव हुआ तो x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू -1। शायद आप ये भूल गए होंगे, एएमजीएम इनइक्वालिटी का ही ये दूसरा पहलू है, जब x नेगेटिव होता है तो। सर दोबारा गड़बड़ हो गई, क्या दोबारा गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई ना आंसर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 एक से छोटा रहेगा, है ना? तो यहां भी इक्वालिटी तब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो इस केस में हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस फंक्शन का सबसे पहले तो डोमेन जो है ना, वो डोमेन ही बहुत ही डिफाइंड है। डोमेन इसका या तो -1 होगा या तो 1 होगा, यही दो वैल्यूज के डोमेन में आएंगी, और कोई नंबर डोमेन में होगा ही नहीं। सर समझ रहे वो हो? -1 है ना? हाँ, तो फिर तो सिर्फ π/2 होएगा आंसर। राइट। नहीं नहीं, रुको तो जरा। तो x की वैल्यू 1 और -1 यही दो इसके डोमेन में आने वाली, तो जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 आ जाएगा, इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज π/2। एंड दूसरा जो x इक्वल टू -1 रखने पे आएगा वो आएगा -π/2, और दीज आर जस्ट टू डिफाइंड वैल्यू। डिफाइंड वैल्यू मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगे, यही इसका रेंज होगा। समझ गए? हाँ सर। यस सर, ठीक है आर्यन? यस सर। So here is the next question. How can we do that? ये कैसे होगा? तो ये जो फंक्शन है, हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दूंगा, और हिंट ये होगा कि इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव रख देते हैं 0, क्योंकि इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो कब मिलेगा? जब इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। जब इसका डेरिवेटिव 0 करोगे ना तो π/4 पे ये वैल्यू आएगी, दोनों बराबर, है ना? एक्चुअली साइन का डेरिवेटिव cos x होगा, cos का डेरिवेटिव -sin x होगा। जब दैट इज इक्वल टू 0 करोगे ना बेटा, तो तुमको sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के बराबर आ जाएगा, π/4 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो π/4 वैल्यू पे इसकी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ रही होगी, एंड देन अकॉर्डिंगली तुम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो। आंसर आ जाता है शायद 1 से लेके 2 टू दी पावर 3/4, यही आ जाएगा ऑफ कोर्स। एक्चुअली 0 या sin x इक्वल टू 0 मतलब cos x इक्वल टू 1 वाले पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और जब दोनों 45 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। 45 मतलब इसकी वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 टू दी पावर 3/2 ऐसे करके लिखेंगे, 2 टाइम्स आएगा तो ये बन जाएगा, है ना? यस सर। जस्ट चेक द आंसर अकॉर्डिंगली, है ना? तो मैं चलूं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे। यस सर। हाँ सर। ओके गुड। सो हियर इज द नेक्स्ट पॉसिबल सेट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने बहुत ही मतलब हायरार्की के साथ लेबल अपग्रेड किया हुआ है, और ये बेसिकली मेरे क्लास के डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, मैं ये क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ बहुत सारे वेरिएशंस किए, एंड दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन, एंड आई बिलीव तुम ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करोगे, और इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, ये तुम लोग ट्राई करना। मैं एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा अभी, टाइम समय थोड़ा सा कम हो रहा है ना, तो यस इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इसको ट्राई कर देना। ठीक है बच्चे, ओके सर। चलें आगे? यस ओके गुड। दिस वाज द नेक्स्ट सेट, एंड ये इसका आंसर ओरली बताओ, क्या आंसर आएगा? आई डिस्कस्ड इट इन द क्लास। यस सर, इसका है बी। बी पार्ट।
क्या क्या बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन यूज किया था मैंने? सर ए cos थीटा प्लस बी ए sin थीटा। स्क्वायर थीटा, क्या क्या? सर ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा का। ए कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा आर्यन, ठीक है, Yes, sir. प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? कॉस दिस राइट, स्क्वायर तब जाके अंडर रूट से बाहर आएंगे, है ना? और उसमें भी मॉड थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर लिख दिया जाए ए साइन थीटा का मॉड प्लस बी कॉस थीटा का मॉड, ये एफ थीटा है, इसका रेंज बताओ। चले भाई करें हम। देखो ए और बी पॉजिटिव है, ये मैंने पहले ही बोल रखा है। थोड़ा सोचो, अब एक चीज तो पक्की हो गई कि साइन थीटा और कॉस थीटा मॉड लग जाने के नाते दोनों पॉजिटिव होंगे, सही बात है? 0 से 1 के बीच में। Yes, कोई sir. परेशानी? तो मैं एक काम करता हूं, दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बेसिकली समझो, ये वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की मॉड लगने के नाते ये 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी कर सकता है, और ये भी 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी कर सकता है। तो वॉट एवर गुड और बैड हैपेंस टू देम, ऑफ कोर्स वो साइमल्टेनियसली 0 और साइमल्टेनियसली 1 नहीं होंगे, ये बात पक्की है, लेकिन जो भी बुरा भला होगा इनके साथ वो वही होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। मतलब इनके लाइफ का जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो सारी कहानी पहले क्वाड्रेंट में ही हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि मैं केवल कह सकता हूं कि इफ द कंडीशन गोज वेल, वी कैन सिंपली से कि क्वेश्चन ये है कि अगर एफ थीटा हो, अगर इंस्टेड ऑफ सेइंग द मॉड्यूलस, इफ समबडी सेज कि थीटा 0 से पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल में है, तो इसका रेंज बताओ। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज बताओ। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सब जानते हैं। वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये होता क्या है, ये होता है एफ थीटा जो है ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। बोलो। Yes, sir. जहां अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए। तो अल्फा जो है वो एक बेसिकली एंगल है, फिक्स्ड कांस्टेंट एंगल, और उससे हम साइन थीटा के बारे में अंदाजा लगा रहे होते हैं। ये क्या कह रहा हूं मैं, ये शायद हो सकता है तुमको परेशान कर रहा हो, परेशान करने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो एक बार फिर से। बेसिकली मैंने a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, और साइन थीटा था b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा है, सही बात है ना, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो किया है। Yes, sir. कोई परेशानी है? इसका नाम कॉस अल्फा कर देता हूं और इसका नाम साइन अल्फा कर देता हूं, तो ये पूरी चीज क्या हो गई है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। सही है ना भाई? हाँ सर। Yes, बोलो, कोई परेशानी? no, sir. अच्छी बात है। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि अब ये जो अल्फा और थीटा वाला रेंज है, थोड़ा ध्यान से समझे, तो इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक होगा छोटा, है ना, और खुद दूसरा होगा बड़ा। मान लो कोई कह दे
कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, √3² प्लस 5² होगी। ये तो मिल जाएगी हमको। जो मिनिमम वैल्यू है -√a² प्लस b², वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो बड़ी सरप्राइजिंगली हमको 3 मिल जाएगी। जब कॉस थीटा 0 हो, साइन थीटा 1 हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी और वो होगी 3। समझ रहे हो? यस सर। है ना? तो अब अगर अगर समझदारी से ये ऑब्जर्व कर सकेंगे तो बेहतर है। अदरवाइज आप ये भी सोच सकते थे कि सर 5 ही क्यों नहीं हो गई, तो बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि 5 से छोटा तो पॉसिबल था ना 3, हाँ है ना? सही बात है। तो हमें ये चीज ऑब्जर्व करके रखना है। तो अगर मॉड लगा हुआ है तो जो छोटा कोफिशिएंट होगा वहां से शुरू होकर के √a² b² तक चला जाएगा मैक्सिमम। ठीक है? हाँ यस सर। ठीक है, तो एक बार इसको भी देखेंगे। चलिए, तो यहाँ एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। दिस इज JEE एडवांस 2024 क्वेश्चन, JEE एडवांस 2024 क्वेश्चन। और मैंने ये प्लान किया हुआ था कि इसी क्वेश्चन से मैं मोनोटोनिसिटी की शुरुआत करूंगा। ठीक, तो कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करके, कैसे फंक्शन के बिहेवियर को ढंग से चेक करके हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स जान सकते हैं, इंक्लूडिंग द रेंज एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना? बहुत ही प्यारी सी चीज है। और जब भी कोई वियर्ड सी कंडीशन तैयार हो, जिसमें आपको कोई आइडिया ना मिल रहा हो, किसी तरीके से आप एनालाइज नहीं कर सक रहे हो, तो सबसे क्लासिक तरीका होगा फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग व्यवहार को जानना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग व्यवहार का मतलब होता है फंक्शन हमेशा बढ़ता रहेगा या हमेशा घटता रहेगा, ये जानने की कोशिश करना। अगर ऐसा ऐसा ऑब्जर्व कर सके, ऐसा किसी तरीके से कंक्लूड कर सके, तो हमें एक बेहतर सा रिजल्ट मिल सकता है। ये उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। ट्राई करोगे 2 मिनट तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं सीधे डिस्कशन पे चलूं, करूं, डिस्कस कर लेता हूं। देख के डर लग रहा है? यस सर। हाँ, डरो मत, डर के आगे जीत है। ठीक है। आर्यन, डर के आगे जीत है। ऐसे जीत है। माउंटेन ड्यू पीते हो कि नहीं? नो सर। हेल्दी हैबिट्स हैं। यस सर। तो माउंटेन ड्यू मत पीना, लेकिन माउंटेन ड्यू की खाली खाली बोतल रखे रहना, ठीक है? ओके सर। माउंटेन ड्यू खरीद के ले आना, गिरा देना खाली बोतल में पानी भर के, और उसको अपने स्टडी टेबल पे रख लेना, ठीक है? सिंबॉलिकली इट विल टेल यू कि डर के आगे जीत है, राइट? डरना नहीं है। ओके? ओके सर। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो तुमको बहुत ही प्यारी सी बात नजर आ रही होगी कि तुमको कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना, और इतने बड़े से अजीब से एक्सप्रेशन को देख के तुमको गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। 2023 डिग्री का एक एक्सप्रेशन दे दिया और तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस 2023 डिग्री के एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तुम कितने सोल्यूशंस हो गए ये बताओ, और उसमें भी e⁻⁴ पाई साइन पर क्या क्या कर रखा है। थोड़ा ध्यान से देखो कितना बाकी सारी चीजें तुमको केवल और केवल बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं, तुमको डराने के लिए होती हैं। उन बच्चों के लिए होता है जो डर रहे हैं, डर के पीछे हैं। तुम्हें डर के आगे पहुंचने की कोशिश करनी है। कैसे पहुंचोगे देखो जरा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये जो पूरा टर्म है ये एक्चुअली कॉमन है ना? हाँ और इनकी बदमाशी देख रहे हो, कॉमन करके वाइंड अप करके लिख सकते थे, लेकिन डराने के लिए तुम्हारे सामने केवल तीर तलवार दिखाने के लिए इन्होंने इसको खोल खाल के लिख दिया है ना? इतना तो समझदारी कर ही सकते हो। सर, ई के बार पाई एक्स भी कॉमन है। सही बात है, तो वही मैं कॉमन लेने वाला हूं। तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइन एक्स
+2 +1, no, +2, right? And rest of the terms are as simple as e raised to the power pi x times this big guy x raised to the power 2023 plus 2024x plus 2025, and this whole is divided by x square minus x plus 3. सही बात है। अब ये एक्चुअली फंक्शन है और इसके कुल कितने रूट होंगे ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे ये जो सबसे पहले टर्म लिखा गया ना बेटा, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है और इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक बात है। तो बेसिकली हमको रूट्स की संख्या जानने के लिए ये जानने की जरूरत होती है कि कोई फंक्शन कितनी बार पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, कितनी बार नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। द नंबर ऑफ टाइम it crosses the x-axis, it gives you the roots, right? So for how many times a function is crossing x-axis from downside to upside or upside to downside, this is something that you will look for, है कि नहीं? सही बात है ना? yes. तो ऑफ कोर्स ये तो केवल एक काम करने वाले हैं कि ये भाई लोग हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब सारी जिम्मेदारी इस बंदे के पास है, इस बंदे के पास है। ये पॉजिटिव। अरे ऐसे कैसे भाई? ये पॉजिटिव है, ये तो हमको पता है ना? yes, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है ना? yes, sir. इसका नंबर ऑफ रूट, द नंबर ऑफ टाइम इट क्रॉसेस, यही केवल नेगेटिव बनने का काम कर सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये भाई लोग सब लोग एकजुट होकर कहेंगे भैया तुम जो भी कहोगे हम वही मानेंगे क्योंकि हम लोग तो पॉजिटिव हैं। इफ यू आर नेगेटिव यू गेट मल्टीप्लाइड बाय वी ऑल एंड यू बिकेम नेगेटिव, और अगर तुम पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव। सो आइडियली वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई कि x टू दी पावर 2023 और 2024 टाइम्स x और प्लस 2025, इसके कितने रूट्स हैं? द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस। यस, कोई परेशानी? और इसका रूट जानने के लिए मैं काम करता हूं x अप्रोचेस, थोड़ी बहुत आइडिया, बस केवल ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं। अगर x माइनस इंफिनिटी पे चल रहा है तो y माइनस इंफिनिटी पे चल रहा है। अगर x को मैंने इंफिनिटी पे पहुंचा दिया, इसका 0 है क्या? एक सेकंड रुको तो यार, तुम बहुत जल्दी कूद जाते हो भाई। आर्यन जल्दबाजी मत करो यार, वैसे तुम लपेटे में आ गए हो, जस्ट तुमसे ज्यादा जल्दी कूदता है। तो पहले ये देख लो कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे क्या हो रहा है। ये इस फंक्शन की बॉर्डर्स को डिफाइन करता है। ठीक है बच्चे, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिफोर यू कंक्लूड एनीथिंग, राइट? यू हैव टू थिंक। तो x इंफिनिटी पे, x अगर माइनस इंफिनिटी पे हो रहा है तो क्यों ये माइनस इंफिनिटी हो रहा है? क्योंकि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसका 1 है और 2023 ऑड नंबर होता है। अगर एक नेगेटिव नंबर के पावर ऑड पावर किए तो नेगेटिव ही हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? सर इधर मतलब कुछ थोड़ा सा Yes, sir. डाउट था कि अगर जस्ट इन केस यहाँ पे x के पावर 2022 भी हो जाता और फिर हम लोग माइनस इंफिनिटी पुट करते तब भी उसको माइनस इंफिनिटी लेते उसका y क्यों रखेंगे? अगर x की वैल्यू, अगर x के पावर 2022 होता और 22 प्लस 2000, हाँ, प्लस 2023 203 केवल x प्लस 25, लेट्स से और सर मे बी अ गुड क्वेश्चन। एक सेकेंड मुझे बताने दो। अगर x अब अप्रोच कर जाए माइनस इंफिनिटी पे तो क्या होगा? जरा सोचो। ये माइनस इंफिनिटी के पावर में 2022 है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा, मतलब इंफिनिटी का भी इंफिनिटी से मल्टीप्लाई और होगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस पावर 2000 इवन नंबर है। तो ये बहुत ही बड़ा इंफिनिटी है और ये थोड़ा बहुत ही छोटा वाला इंफिनिटी हुआ उसके कंपैरिजन में, ये नेगेटिव हुआ। ऑफ कोर्स जो ये वाला टर्म है यही डिफाइन करेगा बाकी सारी कहानी, तो ये प्लस इंफिनिटी होगा। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो प्लस इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। समझ रहे हो ना?
सर मेरा क्वेश्चन मतलब कुछ और था कि अगर इसी क्वेश्चन में x पावर 2023 प्लस x के पावर 2022 ये हो जाता और फिर तो वो बाकी भी सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक्स के 2023 बार इंफिनिटी पॉजिटिव है और 2022 बार इंफिनिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, तो प्रिवेलिंग वैल्यू तो पॉजिटिव इंफिनिटी ही हुई ना, ठीक है है ना। ठीक है एक ओके इंफिनिटी को एक दूसरे इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर देने से कितना ज्यादा चेंजेस आ रहा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो हमको केवल और केवल ये देखना है कि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। एक्स का ओके हाईएस्ट पावर जो भी है, अगर ऑड है तो माइनस इनफिनिटी, तो इसी से डिसाइड होगा, हाईएस्ट पावर से ही डिसाइड होगा कि वैल्यू क्या आएगी। उसके पहले वाली छोटी पावर्स जो है उनसे कुछ भी नहीं पता चलेगा हमको। दे आर जस्ट, वो लोग साइलेंटली बैठे रहेंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि देश में, दुनिया में सबसे अमीर देश अगर अमेरिका है तो दिस इज द अमेरिका लीडिंग टर्म, राइट। इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। बाकी सब लोग तो पीछे पीछे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है सर ओके। समझ तो गया तो अब मुझे एक बार तो अब मुझे कुछ बेसिक चीजें पता चल गई। x माइनस इंफिनिटी पे ये माइनस इंफिनिटी होगा, x इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन के बारे में और भी कुछ पता चले और मुझे साफ सुथरे तरीके से इसकी मोनोटोनिसिटी जाननी चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव देखना चाहिए। y डैश जो होगा वो होगा 2023 x के पावर 2022 और प्लस 2024 x इंटू 1 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। समझ रहे हो। अब जरा सोचो, x की कोई भी वैल्यू रखो, वट एवर वैल्यू यू पुट, दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो y डैश जो हुआ वो हमेशा 0 से बड़ा हो गया। ये चीज अब मुझे पहले से पता चल चुका है। इससे साबित हुआ कि ये जो फंक्शन y है ये मोनोटोनिकली 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 मतलब एक जैसा व्यवहार रखने वाला, इंक्रीज करने वाला है। दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली मींस ग्रेजुअली बढ़ते रहने वाला है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, ये धीरे धीरे करके बढ़ते रहेगा। जरा सोचो, ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी रहने वाला था, प्लस इंफिनिटी पे इसको प्लस इंफिनिटी वन पहुंचना है, तो इसका ग्राफ कैसा चल रहा होगा, ऐसे ही तो बढ़ रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर सकता है, इट कैन क्रॉस एक्स एक्सिस मैक्सिमम एट 1 पॉइंट, इनफैक्ट एटलीस्ट इनफैक्ट एग्जैक्टली कहना चाहिए, मैक्सिमम कहना भी सही नहीं था, एटलीस्ट कहना भी सही नहीं था, एग्जैक्टली कहना बिल्कुल सही है। तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली एक जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, मतलब एग्जैक्टली एक रूट होने वाला है इस फंक्शन का, और हेंस इस पूरे फंक्शन का दिस इंप्लाइज दैट fx has exactly one root. Making sense? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट समझा दो। क्या चीज इसमें, क्या कंफ्यूजन चलो होती है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो समझ में आ गया, तो फिर एग्जैक्टली वन वाला एक बार और समझा दो। मैं बताता हूँ, एक बार देखो। अगर कोई ग्राफ इंक्रीज करते रहेगा, इंक्रीज करने का मतलब लेट से कोई आदमी है जिसके पैसे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और उसके पैसे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, और हमको पता है कि पहले उसके पास माइनस इंफिनिटी रुपए थे और लास्ट में उसके पास प्लस इंफिनिटी रुपए थे आए। तो इसका मतलब उसके पैसे धीरे 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 करके बढ़ते गए होंगे, बढ़ते गए होंगे, बढ़ते गए होंगे। अगर बढ़ते ही जा रहे हो तो एक्स एक्सिस को क्रॉस तो तुम एक ही बार करोगे ना, क्योंकि अगर तुम यस सर बढ़ते जा समझ रहे थे गया। और फिर घट गए तो दोबारा चांस है कि दोबारा क्रॉस कर सकते हो, फिर से बढ़ गए तो फिर से चांस है कि फिर से क्रॉस कर जाओ, फिर से घट गए तो फिर से चांस है कि तुम क्रॉस कर जाओ। if you're continuously increasing only, you have only one chance to cut the x-axis. Is this right? यस सर समझ गया। Huh? So this was the question. Got it? यस सर सर So want to try one more? यस Yeah. सर यस सर। Again. दे दो सर कोई So here is one more question. ये बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सब तुम किए हो 10-15 बार, इसको ट्राई कर लेना और क्लास में क्लोज करता हूँ। ओके, just take the screenshot of it and try this. Okay.